नमस्कार, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गेट के सामने खड़े हुए हैं और चर्चा का विषय ये है कि उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक विरासत खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का देखा जा रहा है, तो उसमें करीब 120 ऐसी सीटें आती हैं जहाँ पे जाटलैंड का एक बहुल मजबूत पक्ष होता है जो तय करता है कि सरकार कहाँ बनेगी और कहाँ नहीं बनेगी। ठीक है, उसमें से भी 50 ऐसी सीटें होती हैं जो बेहद मजबूत हैं, जो एकदम तय कर देते हैं कि कहाँ जा रहा है। तो पिछले 7 साल 8 साल पहले अगर चलेते हैं तो देखते हैं कि मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, उसके बाद से जाटलैंड में मुसलमान अलग हो गए और जाट अलग हो गए। फ़ायदा भाजपा को हुआ, सरकार बनी, केंद्र में भी बनी और राज्य में भी बनी। अब मसला ऐसा हो गया है कि 7 साल बाद सारे समीकरण खराब हो गए हैं। किसान प्रदर्शन सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, उसमें जाट और मुसलमान एक हो गए। एक होने के बाद भाजपा के लिए डर का माहौल ये हो गया है कि अब सरकार दोबारा बनेगी तो बनेगी कैसे, क्योंकि जाट तो अब हमसे नाराज़ हो गया है। तो बाकी अन्य जाति और अन्य वर्ग के लोगों को जोड़ने की तो एक कोशिश चली रही है, लेकिन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री साहब यहाँ पे आए थे, 14 सितंबर को आए थे, और उन्होंने राजा साहब के नाम का उठा के एक यूनिवर्सिटी दे दिया जिससे कि जाट को दोबारा से जोड़ा जा सके। कितना जुड़े हैं इस यूनिवर्सिटी से आने के बाद, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। कितना जुड़ाव रहेगा? नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले, उससे पहले एक एनुअल फंक्शन में हमारे 100th ईयर जो मीटिंग हुई थी उसमें ये आए थे। उन्होंने कहा था कि हम यहाँ के अंदर एक मिनी इंडिया देखते हैं। उस मिनी इंडिया के देखने के बाद उन्होंने कितना फ़ंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया, यहाँ के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप कितना दिया, और उसके साथ साथ में उन्होंने एक रिसर्च के लिए भी बताया था कि हमारे जितने भी सेनापति यानी जो शहीद हो चुके हैं उन पर रिसर्च किया जाए। उसके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इन्होंने कितना फ़ंड दिया है। तो ये सब चीज़ें तो अभी तक कुछ ना हुई। एक रिसर्च स्कॉलर जितने हैं यहाँ पर कितना उनको फ़ंड दिया गया। और तीसरी चीज़ ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उस फंक्शन के बाद से इन्होंने कितना फ़ंड दिया है। तो कहाँ ये सब हैं? ये सब जुमलेबाजी तो वही है। 15 लाख से उसके बाद फिर यहाँ पर जब मिनी इंडिया भी नज़र आ रहा है तो उस पर इन्होंने कितना पैसा दिया? गवर्नमेंट ने अब तक 1 रुपये नहीं दिया है। जो उन्होंने एक बात समझे कि मिनी इंडिया क्या होता है। भारत भारत ही है ना, उसमें भी एक अलग से मिनी इंडिया कहाँ से आ गया? मिनी इंडिया कहने का मतलब उनका ये होगा कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, और जो पढ़े लिखे लोगों की जो क़यादत होती है पूरे भारत उस पर नज़र रखता है। और तो ये भारत जो हमारा मुल्क है, इसकी एक नज़र यहाँ पर होती है कि यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग निकलेंगे वो कुछ भारत के लिए कुछ करेंगे। और जैसे इसके एग्जाम्पल है डॉक्टर जाकिर हुसैन है, और सर सैयद ने ही इस मुल्क के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, किस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ा। और ये फिर पूरा जो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर बेमिसाल है, इसका कोई जवाब नहीं है। तो जब वो जहाँ जहाँ गए उनको ये लगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज़, यहाँ के सीनियर्स, यहाँ के स्टूडेंट्स हर जगह मिल रहे हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मिनी इंडिया कहा। लेकिन मिनी इंडिया कह तो दिया, लेकिन आज तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उन्होंने कुछ दिया नहीं। ठीक है, आप लोग जब बातचीत कर रहे थे तो आप मुद्दे ढूंढ रहे थे। आपका मुद्दा क्या है यहाँ? देखिए, जैसे आपने प्रधानमंत्री का जिक्र कर ही दिया है तो प्रधानमंत्री की मैं आपको बता दूं, बातचीतें और बोल चाल तो उनके बहुत ज़्यादा हैं। और जहाँ तक अब तक देखा गया पिछले 2014 के बाद से अब तक जितना बोला उसके हिसाब से काम तो बिल्कुल हुआ नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आए थे 14 सितंबर को, जो आपने बताया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिनी इंडिया बताया गया। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए एक प्रधानमंत्री के मुँह से सुनना ये फ़ख्र की बात है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने रिसर्च की बात करी या अन्य और भी कामों की बात करी, लेकिन उसके बाद वो फंड तो रिलीज़ करा नहीं, बोलने के बाद भूल गए। ऐसे ही बीजेपी का काम चल ही रहा है आजकल। और आप बात करें राजा महेंद्र प्रताप की यूनिवर्सिटी की जो बात कर रहे हैं आप, कि जाटों का वोट बैंक कितना जुड़ा और कितना अलग है, तो मैं समझता हूँ ये यूनिवर्सिटी सिर्फ एक सियासी मुद्दे पे तामीर की गई है। इसमें कोई संस्कारी और तालीम के हिसाब से ये यूनिवर्सिटी को कायम नहीं किया गया। तो आपको लगता है कि जो 7 साल 8 साल पहले का जो दौर था भाजपा के लिए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, वो इस बार दोहराने नहीं जा रहा? हाँ, लगता है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि लोग समझदार हो गए, असल में लोग सोचने लगे हैं। और सबसे अच्छी सोच ये कि नौजवान अब अपनी जिम्मेदारी समझने लगा है, कंधों पर बोझ उठाने लगा है। तो वो ये चीज़ नहीं होने देगा इस बार जो पिछले 2014 से होता हुआ आ रहा है। क्योंकि हर बार आप वादे करेंगे और झुठला जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है। इस बार आप वादे करें या कुछ भी बोल चाल अपने रखें, अपने बोल बुलंद रखें, बड़े बोल रखें, कुछ भी रखें, नौजवान समझने लगा है। एक मंत्री का बेटा जीप से कुचल के किसानों को चला जाता है
और 3 को मार दिया जाता है और 3 बीजेपी के कार्यकर्ता मर जाते हैं, प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं है, और शेखर धवन की उंगली में चोट लग जाती है और ट्वीट करके उसके लिए दुख जाहिर करते हैं। दिल्ली में आपको याद होगा आम आदमी एक वो कर रही थी, अपना संघर्ष कर रही थी, उस टाइम पे एक किसान के साथ एक हादसा पेश आ गया। उस किसान के लिए इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके लिए एक ट्वीट करके उसके लिए दुख जाहिर करा। आज किसानों के साथ इतना बुरा जुल्म ज़्यादती हो रही है, उनको सड़क पर कुचला जा रहा है, गाड़ियों से कुचल के मार दिया जा रहा है, उसके लिए आपको एक दुख भरी कहानी भी नज़र नहीं आती। मतलब एक ट्वीट के लिए भी उनकी जान आपको नज़र नहीं आ रही। मतलब ये सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। किसानों के लिए ना काम किया, ना नौजवानों के लिए काम किया, ना रोज़गार पे काम किया, ना एजुकेशन पे काम किया, ना डेवलपमेंट पे काम किया। जब काम ही कुछ नहीं हुआ तो वोट कहाँ से ले लेंगे आप? ये बाबा जी का ठल्लू है तो नहीं, ये आओ ठल्लू दिखाओ और जाओ, तो ये नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि सियासत का रुख बदल चुका है। नौजवान पीढ़ी सियासत में अपना हिस्सा मांगने के लिए रोडों पर आ चुकी है। आप इस चीज़ को समझ लें। और जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, बीएसपी हो, एमआईएम हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, अन्य और कोई पार्टी हो, जो काम करेगा, जो वादे करेगा और जो वादों पे खरा उतरेगा, वही हुकूमत में बैठेगा, वरना उसके अलावा कोई नहीं बैठ सकता। यहाँ से एक सवाल उठा के आपको देता हूँ। वो सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि जो भी मुद्दों के साथ आएगा उस पर खड़ा होकर बातचीत करेगा तो वो यहाँ से जीत के जाएगा। ये मुद्दे आप लोग तय कैसे करते हैं? क्योंकि लगातार तो यही मुद्दे दिखाए जाते हैं और हर विधानसभा चुनाव में या फिर हर अन्य चुनाव में यही चीज़ें तय की जाती हैं कि जी हम डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, आपके लिए शिक्षा का स्तर बेहतर करेंगे। वो शिक्षा का स्तर और डेवलपमेंट कहाँ चला जाता है? पिछले 5 साल में आप कहाँ देखते हैं? देखिए, ये सवाल आपका मैंने बहुत गौर से सुना, लेकिन जो आपने मेन जो बहस जो शुरू, देखिए मुद्दों की जो बात है मैं आपको बता दूं, दो तरह की पॉलिटिक्स है और 2 तरह के मुद्दे हैं। कौन से मुद्दों की बात करते हैं? 15 लाख वाला जुमला या वो गुजरात मॉडल जहाँ सिर्फ खून और लाशें थी? ख्वाबी मुद्दों पर वोट देना हिंदुस्तान का ये जो मामला है इस तरह भारत का, ये विडम्बना भी है, दुर्दशा भी है और बुरे दिन भी हैं। अच्छे दिन नहीं थे। 2 तरह की बातें होती है, एक जो करना और कहना, जैसे कि शास्त्री कहते थे, जय जवान जय किसान, जंतर मंतर पे और 10 जनपद पे गेहूँ बोए थे जब अकाल पड़ा था। जैसे कि नेहरू करते थे, जब हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, दवा और पढ़ाई की ज़रूरत थी तो JNMC दिया था। आपने क्या किया? 15 लाख देंगे। आपके खुद ही जो है शाह कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा था। तो जो बातें बनाना जानते हैं वो तो बहुत कुछ दे जाएंगे। हो सकता है अभी ये कह जाएं कि हम चीन पर अटैक करके चीन को ख़त्म कर देंगे। तो इनकी बयानबाजी और इनके मुद्दे सिर्फ खोखले हैं, बयानबाजी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वही लोग आ सकते हैं, मुझे लगता है, तो दिमागी अपना तवाज़ुन खो चुके हैं, जहनी तवाज़ुन खो चुके हैं। आप माजी पर जाइए, आपने कहा जार्डलैंड चला गया, वो चला गया, ये देखिए सिर्फ कुछ वक्त के लिए लोग गुमराह हो सकते हैं। सन 31 में माजी बजाइए, पहला बल्ब हुआ 31 में हिंदुस्तान पे, और उसका क्या नतीजा निकला? हिंदुस्तान और पाकिस्तान, यानी कि भारत माता जो है वो टुकड़ों में बट गई। किसने बांटी थी? इन्हीं संगियों ने, और उन्हीं लोगों ने जिन्होंने 31 में बल्बा किया था, इन्हीं की सोच के लोग थे। लेकिन चंद लोग थे, क्योंकि अगर सारे लोग होते फासिस्ट उस वक्त, तो फिर नेहरू की आवाज़ साथ आवाज़ नहीं मिलाते, गांधी की लाठी के साथ आवाज़ नहीं मिलाते, किसके साथ आवाज़ मिलाते? या तो जिन्ना के साथ चले जाते। जैसे कि अभी आसूम आज़मी साहब ने जो उनकी बात चल रही थी, उन्होंने कहा था कि अपने लीडर चुनाव पाकिस्तान चले जाएं। अरे भाई क्यों जाएं पाकिस्तान? हम तो उनके औलाद हैं जिन्होंने उस वक्त ठोकर मार दी थी जब हम पे ऑप्शन था। हम तो इस भारत के वो पूत हैं, उन लोगों के बेटे हैं, उनकी आवाज़ हैं जिन्होंने हमेशा उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने JNMC दिया है, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान को भारत और भारत माता भी कहते हैं, हम भी फ़ख्र से कहते हैं। लेकिन जाट चला गया, जाट आ गया, इस पर कोई बात नहीं होगी। वो लोग गुमराह इंसान का मतलब होता है बहक जाना। बहक गए थे। कैसे बहके थे? गुजरात मॉडल पे बहक गए थे, 15 लाख पे बहक गए थे, 70 साल में कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं करा, उस पर बहक गए थे। जादूगर था, देखते हैं आपको एक डुमरी लेकर आता है और वो गाँव में जाके चौपाल पर या उस पर लोगों को इकट्ठा कर लेता है। बड़े बड़े बहुत सारे लोग बहक जाते हैं। आप एक बात बताएं, पत्रकारिता से ही हैं आप, मास्टर्स आपने कर रखा है, हम दोनों के सवाल बड़े साफ रहेंगे। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये भी समझना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि जाट भटक गए थे या फिर कोई भी, मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम और जाट की बात नहीं कर रहा हूँ, पर ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अब आप मुसलमान कम्युनिटी से आते हैं, आप पर एक जख्म, एक हमला हुआ, वो बहुत बड़ा मुद्दा रहा। 7 साल पहले जो लोग एक घटना कर देते हैं, जिनके भी विचारों से प्रेरित होकर कर देते हैं, आज जब किसानों के ऊपर बातचीत आती है, एक लंबा ऐतिहासिक किसान प्रदर्शन हो जाता है, उसके बाद सब कोई जुड़ जाता है।
कितना आसान होता है जब आपके शरीर पे कोई घाव हो, उस घाव पे पट्टी बांधकर कहा जाए कि भाई हमें दर्द नहीं है, कितना आसान होता है इसको? देखिए, जो लोग अपनी मातृभूमि से मोहब्बत करते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि जाट भटक गए थे। मेरा कहने का मतलब ये था कि इंसान भटक गए थे। इंसान का मतलब क्या है कि गलतियां कर बैठना। ये गलती हो गई, डुमरी लेकर आया, नचा कर चला गया, बहुत सारी झूठी बातें कर गया, गुजरात मॉडल, खून का मॉडल, और ये 15 लाख और ये और एजुकेशन 70 साल। बस लोग जो है बोले कुछ कमाल करेगा भाई, नया मदारी आया है, और मदारी बहुत दिन के बाद आया था। उससे पहले तो इंसानियत चल रही थी, फिर मदारी आया, अब मदारी के उसमें बैठ गए थे। जो भी घाव हैं, आपने कहा मैं उस कम्युनिटी से हूँ। आप हिंदुस्तान का, भारत का, इंडिया का, जिस तीनों ही मेरे मुल्क के नाम है, इतिहास उठा के देखिए, मुसलमान ने हर जगह कुर्बानी दी है। श्री रंगनापट्टनम का मंदिर भी अगर लोगों ने तोड़ा तो उसे भी टीपू ने बनवाया, जब तक पानी नहीं पिया, जब तक वो बन नहीं गया। तो मुसलमानों ने इससे पहले भी, एक मुजफ्फरनगर नहीं, मलियाना देखिए आप, मुरादाबाद देखिए आप, और अलीगढ़ देखिए आप 2004। मुसलमानों ने हमेशा अपनी लाशों की कुर्बानी देकर एक नए पाकिस्तान को बनने से रोकने की कोशिश की है। और इन लोगों के, डुमरीबाजों के, इन जादूबाजों के, इनसे कई गुना ज़्यादा थे हिंदुस्तान से मोहब्बत की। और इसको जाहिर भी क्या है, क्योंकि अपने दर्द हज़ारों सीने में लिए बैठे हैं, अपने खोए हैं, हमने भी अपने खोए। उसके बाद भी अगर आज मुस्कुराहट है और इनके साथ मिलकर चलने की बात करते हैं, तो उसकी वजह यह है कि हमारे बुज़ुर्गों का पढ़ाया हुआ वो सेकुलरिज्म का पार्ट जो हमारी रग रग में कूट के भरा हुआ है। हम कभी उसकी बात नहीं करेंगे जो लोग हमें अलगाववाद की बात करते हों, जो एक कट्टरता की बात करते हों। हिंदुस्तान सबका है। जिस तरह से अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी, इसी तरह से इन अंग्रेज़ों से लड़ना है, चाहे वो संघ के रूप में हो, चाहे वो किसी भी तंजीम के रूप में हो। जनाब, आप जरा आगे आ जाइए। आप महेंद्र प्रताप साहब के बारे में कुछ बता रहे थे जब हम लोग, ये वीडियो शूट हो रहा था उसके पहले, वो क्या कहानी थी, ज़रा एक बार दोबारा समझाइए। देखिए, यहाँ पर तो इस वक्त चुनावी मोड है इलेक्शन में, यूपी में, और ये यूनिवर्सिटी को टारगेट करने के लिए इन्होंने एक नया नाम दिया है, राजा महेंद्र प्रताप। जो लोग ये नाम उठा रहे हैं, उन उठाने वाले जो लोग हैं, उनको राजा महेंद्र प्रताप सिंह की हिस्ट्री भी नहीं मालूम, हालांकि मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा या उनकी शख्सियत को पढ़ा, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जगह है हाथरस, वहाँ से 12 किलोमीटर दूर है मुरसान, जो पहले कभी रियासत हुआ करती थी। और वो पहले जब डिस्ट्रिक्ट बना था 95 में है हाथरस, तो उसको जो डीएम के लिए उनका किला ही आवंटित किया गया था। खंडर पोजीशन में है इस वक्त, वहाँ के रहने वाले थे। और उनके 2 बेटे हैं, जैसे हमने न्यूज़ में पढ़ा, कुंवर चरण प्रताप सिंह, और वो इससे पहले इलेक्शन हुए थे एमपी के, तो उसमें उनका कांग्रेस की तरफ से नॉमिनेशन हुआ था कि साहब हमें टिकट मिल जाएगी, तो वो उनके पोते थे। तो ये लोग राजेंद्र महेंद्र प्रताप को इस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं, हालांकि उनको कुछ नहीं मालूम, मैं राजा किसी को कुछ नहीं मालूम। जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं, असलियत में अगर आप किसी से पूछेंगे उनके बारे में, नहीं, वो जादू की बात तो आपको मैं भी बता दूंगा, वो ठीक है, वो ये वाली बात नहीं हो रही कि मतलब वो आपने बहुत अच्छी बात करी। हाँ, तो ये मतलब हाईलाइट कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप, तो उसमें क्या है कि इनको खुद नहीं मालूम कि भ्रम की स्थिति इन लोगों ने बना रखी है। सिर्फ थोड़ा साफ कर दीजिए क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? नहीं, हाईलाइट ये कर रहे हैं कि मुद्दा, अब इलेक्शन में कोई मुद्दा मिल जाए, इस वक्त इलेक्शन मोड है, तो इस वक्त तो बना रहे हैं, कभी कहते हैं कि साहब स्कूल, कभी वो, तो जो जुमलेबाजी है जो भी है, लेकिन आप अगर उसके हिसाब से आएंगे जाटों को लुभाने के लिए, आप सुनिए प्लेटफॉर्म पे, चाहे जाट इनसे कितना जुड़ा हुआ है, कितना टूटा हुआ है, अभी ये हम नहीं कह सकते कि आज ये कह रहे हैं कि साहब हम राजा महेंद्र प्रताप को हाईलाइट करके जाटों को अपने साथ ले लेंगे, तो ये कहना मुश्किल है कि जाट किधर जाएगा या मुस्लिम किधर जाएगा। अब रही, देखिए, जाट जो है वो भारत का नाराज़ नहीं है बीजेपी से, भारत का किसान नाराज़ है, जिसकी ज़मीनों की उपज को इन्होंने जो पूरा जो है वो व्यापारियों को दे दिया है, और व्यापारियों को किस तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं कि आज तक जो है किसान हट कर नहीं दे रहे हैं। और जाट ज़्यादातर जो है वो खेती और किसानी में अपना पेशा है, इसलिए जो है जाट तो उनके साथ नहीं आ सकता, क्योंकि उनका सब कुछ जो है वो अपनी ज़मीनों पर और अपनी खेती पर निर्भर है। अब रही राजा साहब की बात, तो देखिए, राजा साहब से इन्हें बिल्कुल मोहब्बत नहीं है। यूनिवर्सिटी जो इन्होंने बनाई है, पहले तो उसे बनने दीजिए, उसके बाद में उसका हाल क्या ये होगा और किस तरह से होगा वो अलग चीज़ है। यूनिवर्सिटी ये एक और बनाए, अभी राजा साहब के नाम पर यहाँ बनाइए, राजा साहब का पैतृक नगर हाथरस एक वहाँ भी बनाए। राजा साहब से मोहब्बत जितना अलीगढ़ का स्टूडेंट करता है, अभी अबू आसिम आज़मी साहब से बात हो रही थी उनके बारे में, वो भी हमारे अलीग हैं, और राजा साहब भी हमारे बड़े भाई हैं। राजा साहब से हम इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी एक बड़े भाई से की जाती है, वो अलीग हैं, और राजा साहब का सम्मान हमारी नज़रों में इतना ही है जितना एक बड़े भाई का होता है। तमाम ज़िंदगी जितनी भी नस्लें से अलीगढ़ में पढ़ेंगी, वो राजा साहब का सम्मान इतना ही करती रहेंगी। राजा साहब के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है सिर्फ जाट जो कम्युनिटी है, क्योंकि राजा जो हैं वो जाट कम्युनिटी के नरेश थे, मुरसान की रियासत उनकी थी। और वो कौन थे ये देखिएगा आप, उनकी सच्चाई ये है कि ये राजा साहब के नाम से भी नफरत करते हैं।
राजा साहब की औलादों से भी नफरत करते हैं। अगर नफरत ना की होती तो चरत प्रताप सिंह जो हैं वो मंच पे साथ खड़े होते, जिसके दादा के नाम पर यूनिवर्सिटी बन रही है। दादा वहाँ उनकी नस्ल तो वहाँ मौजूद नहीं है, और जो लोग जो कहीं पर नहीं थे, जिन लोगों ने हिंदुस्तान को कुछ नहीं दिया, वो लोग वहाँ खड़े हुए थे। राजा साहब की जो नीति थी वो सेकुलरिज्म की थी। राजा साहब की जो नीति थी वो भारत माता को बहुत आगे लेकर चीन और इंग्लैंड से मुकाबला करने की थी। जब हिंदुस्तान गुलाम था, ये जो वोट बैठे हुए हैं मोदी जी और ये जो लोग बैठे हुए हैं सत्ता में आज, इनके बुजुर्ग जब हिंदुस्तान के अंदर जो है वो भैंसे चुगाया करते थे, तब राजा साहब हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई जो है वो अफगानिस्तान में जाकर लड़ रहे थे। राजा साहब एक इतने काबिल इंसान थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे ना, राजा साहब को वो डुगडुगी बजाने नहीं आए थे। अब राजा साहब की और सुन लीजिए, राजा साहब ने वाजपेयी जी को, जो इनके स्तंभ माने जाते हैं वाजपेयी जी संघ के, उन्हें इलेक्शन में धो दिया था, हराया नहीं था, धो दिया था डिटर्जेंट से। ये राजा साहब थे। और राजा साहब ने कभी संघ को, कभी बीजेपी ऐसी सोच वालों को जो तोड़ने वाले लोग हैं, नफरत वाले लोग हैं, गुजरात के खून के मॉडल लेकर आने वाले लोग हैं, डुगडुगी बजाकर जनता को यही जरूरी होता है कि जब आपसे या